भाभी, जरा जल्दी जल्दी हाथ चलाइए ना, मेहमान किसी भी वक्त आते ही होंगे। तनु ने आईने में अपनी महंगी साड़ी का पल्लू संभालते हुए मुस्कुरा कर कहा। अंजलि ने रसोई की दीवार पर टंगी घड़ी की तरफ देखा। सुबह के ठीक 10 बज रहे थे। वह कल ही तो अपनी ननद तनु के घर आई थी। उसने सोचा था कि भागदौड़ भरी जिंदगी से दूर यहाँ 2 दिन आराम मिलेगा, अपनों के बीच बैठने का मौका मिलेगा। लेकिन यहाँ कदम रखते ही उसे समझ आ गया था कि वह इस घर में मेहमान बनकर नहीं, बल्कि इनके इंतजाम का एक जरिया बनकर आई है। रसोई का तापमान अभी से बढ़ने लगा था। गैस पर 3 बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ चढ़ी हुई थी। एक में शाही पनीर उबल रहा था, दूसरे में दाल मखनी धीमी आंच पर महक रही थी और तीसरे में पकोड़े के लिए तेल खौल रहा था। अंजलि ने पसीना पोंछते हुए पूछा, तनु, आज 60 लोगों की पार्टी है, कोई हलवाई या कैटरर नहीं आया क्या? तनु ने तुरंत बात बनाते हुए जवाब दिया, अरे भाभी, आजकल अच्छे हलवाई मिलते कहाँ हैं? और वैसे भी जब घर में आप जैसी हुनरमंद भाभी मौजूद हो तो बाहर की किसी अनाड़ी को पैसे देने की क्या ज़रूरत है? आपके हाथों में तो वैसे ही जादू है। तनु की बात सुनकर अंजलि के अंदर एक तीखी चुभन हुई। यह तारीफ नहीं, बल्कि उसे काम के जाल में फंसाने की एक सोची समझी चाल थी। इन्होंने सिर्फ इसलिए हलवाई नहीं बुलाया क्योंकि उन्हें पता था कि भाभी आएगी और मुफ्त में सारा काम संभाल लेगी। तभी हाल से अंजलि की सास शारदा देवी की ऊंची आवाज़ गूंजी, अरे समदन जी, देखना, मेरी बहू तो साक्षात अन्नपूर्णा है, लक्ष्मी है। अकेले 60 क्या 100 लोगों का खाना हंसते हंसते बना देती है। सास की यह बात सुनकर अंजलि के हाथ पल भर के लिए रुक गए। उसे अच्छी तरह पता था कि यह प्रशंसा नहीं, बल्कि समाज के सामने एक ऐसा मानसिक दबाव है जिसके बाद वह चाहकर भी मना नहीं कर सकती। ना चाहते हुए भी उसे चूल्हे की आग के सामने खुद को झोंकना पड़ा। सुबह से दोपहर हो गई। मई की चिलचिलाती गर्मी में अंजलि का पूरा चेहरा पसीने से भीग चुका था। गरम तेल के छींटों से उसके हाथ में हल्की जलन हो रही थी और लगातार खड़े रहने के कारण उसकी कमर दर्द से टूटने लगी थी। उधर ड्राइंग रूम में तनु नए नए कपड़े पहनकर मेहमानों के बीच ठहाके लगा रही थी। अंजलि के कानों में उसकी आवाज़ आई, अरे दीदी, मेरी भाभी को तो किचन का इतना शौक है कि मैं तो कहती हूँ इन्हें कोई बड़ा होटल खोल लेना चाहिए। घर में तो इन्हें खाना बनाने से कोई रोक ही नहीं सकता। तनु की बात पर सब हंस पड़े। वह हंसी अंजलि के कानों में जलते हुए तीरों की तरह चुभ रही थी। क्या किसी की मजबूरी और सेवा का इस तरह मजाक उड़ाया जाता है? तभी तनु की सास सुमित्रा जी रसोई में आई। अंजलि की हालत देखकर उनका दिल पसीज गया। उन्होंने पानी का गिलास आगे बढ़ाया और धीमे से कहा, बेटा, बहुत थक गई होगी, थोड़ा पानी पी ले और 2 मिनट यहाँ स्टूल पर बैठ जा। अंजलि की आंखें भर आई। सुमित्रा जी ने उसकी पीठ पर हाथ रखते हुए कहा, मैं भी कभी ऐसी ही थी बेटा, अपनों की खुशी और तारीफ के चक्कर में खुद को खपा देती थी। लेकिन एक उम्र के बाद समझ आया कि जो इंसान खुद की कदर नहीं करता, यह दुनिया भी कभी उसकी कदर नहीं करती। अंजलि कुछ कह पाती उससे पहले ही शारदा देवी रसोई के दरवाजे पर आ खड़ी हुई। उन्होंने सुमित्रा जी को देखते ही टोका, अरे समदन जी, आप क्यों परेशान हो रही हैं? हमारी बहू को तो बचपन से काम करने की आदत है, इसे थकान वकान नहीं होती। शारदा देवी का यह रूप देखकर सुमित्रा जी चुप हो गई और भारी मन से रसोई से बाहर चली गई। उनके जाते ही शारदा देवी अंजलि के पास आई और तीखी आवाज़ में बोली, बहू, अपनी इस ननद की सास की बातों पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। वह तो चाहती है कि खाना समय पर ना बने और मेरी बेटी की बदनामी हो जाए। तू चुपचाप अपना काम कर। अंजलि ने एक ठंडी सांस ली और फिर से जलते हुए चूल्हे की तरफ मुड़ गई। शाम तक खाना तैयार हो गया। मेहमानों ने खाने का स्वाद चखते ही तारीफों के फूल बांध दिए। वाह, ऐसा स्वाद तो किसी 5 स्टार होटल में भी नहीं मिलता। किसने बनाया है यह खाना? तनु ने तुरंत आगे बढ़कर सारा क्रेडिट लेते हुए कहा, अरे हमारी प्यारी भाभी ने, इन्हें तो बस रसोई का मौका चाहिए, इसलिए तो मैंने हलवाई नहीं बुलाया।
मुझे पूरा भरोसा था कि भाभी मेरे मान सम्मान के लिए सब संभाल लेगी। अंजलि कोने में खड़ी अपनी यह बेइज्जती चुपचाप सहती रही। रात को जब सारे मेहमान चले गए तो अंजलि अपने पति आकाश और सास के साथ कार से वापस अपने घर के लिए रवाना हुई। पूरी राह कार में एक अजीब और भारी सन्नाटा पसरा रहा। घर पहुंचते ही अंजलि ने अपने जीवन का सबसे बड़ा फैसला किया। उसने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और आकाश के सामने जाकर खड़ी हो गई। आकाश, मैं हर बार तुम्हारी बहन के घर जाकर एक मुफ्त की नौकरानी क्यों बन जाती हूँ? अंजलि की यह बात सुनते ही आकाश और शारदा देवी का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया। आकाश ने अपनी भवें तानते हुए कहा, अब क्या तमाशा है अंजलि? मेरी बहन के घर पर खाना ही तो बनाया था, इसमें नौकरानी कहाँ से आ गई? अंजलि की आवाज़ काँप उठी। 60 लोगों का खाना अकेले सुबह से रात तक बनाना, क्या यह सिर्फ खाना बनाना है तुम्हारे लिए? आकाश झल्ला उठा। ज़्यादा ड्रामा मत करो, हर घर की औरत यह सब करती है, तुम कोई अनोखा काम करके नहीं आई हो। यही शब्द अंजलि के दिल को चीर गए। उसने तड़प कर कहा, अगर मैं बाकी औरतें जैसी ही हूँ तो क्या बाकी औरत की तरह मार भी खा लूँ? आकाश एक पल के लिए सकपका गया। तभी शारदा देवी बीच में कूद पड़ी। अरे बहू, ज़्यादा जुबान चलाने की ज़रूरत नहीं है। घर की औरतें घर संभालती है, मर्दों को भाषण नहीं देती। तुम्हारी भाभी होने का यही फर्ज है। मम्मी जी, परिवार संभालना और खुद को मिटा देना दो अलग बातें हैं। अंजलि ने सीधे अपनी सास की आंखों में देखकर कहा। शारदा देवी तमतमा उठी। बहुत पंख निकल आए हैं तेरे, जब से उस घर से आई है। तेरी अकल ठिकाने नहीं है। इन पंखों को समेट कर रख, वरना काट दूंगी। इससे पहले कि अंजलि कुछ कहती, आकाश ने गुस्से में आकर अपना आपा खो दिया और अंजलि पर हाथ उठाने के लिए अपना हाथ हवा में उठाया। अंजलि ने इस बार अपनी आंखें बंद नहीं की, बल्कि उसने बिजली की फुर्ती से आकाश का उठता हुआ हाथ हवा में ही दबोच लिया। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि आकाश हैरान रह गया। अंजलि ने कड़क आवाज में कहा, बस आकाश, आज के बाद मेरे ऊपर हाथ उठाने की कोशिश भी मत करना। कानून सिर्फ किताबों में नहीं होता, पुलिस स्टेशन का रास्ता मुझे भी पता है। अंजलि का यह रौद्र रूप देखकर आकाश के चेहरे का रंग उड़ गया और शारदा देवी 2 कदम पीछे हट गई। अंजलि ने साफ शब्दों में कहा, मैं काम करूंगी क्योंकि मैं अपनी मर्जी से करना चाहती हूँ। मैं रिश्तों में मदद करूंगी क्योंकि मैं दिल से जुड़ना चाहती हूँ। लेकिन याद रखना, आज के बाद मैं किसी के हाथ का खिलौना या इस्तेमाल होने वाली मशीन नहीं बनूंगी। उस रात के बाद घर में एक भयानक सन्नाटा छा गया। अगली सुबह जब सूरज निकला तो अंजलि रोज की तरह सबसे पहले नहीं उठी। सुबह के 7:30 बज चुके थे और वह जानबूझकर बिस्तर पर लेटी रही। शारदा देवी की चिल्लाने की आवाज़ गूंजी, आज सूरज पश्चिम से निकला है क्या? महारानी अभी तक सो रही है। घर के काम कौन तेरा बाप आकर करेगा? उन्होंने गुस्से में बेडरूम का दरवाज़ा धड़ाम से खोला। बहू, यह तेरे मायके का घर नहीं है, यहाँ नियम से चलना पड़ता है। अंजलि शांति से उठकर बैठी। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था। उसने कहा, मम्मी जी, आज से इस घर के नियम बदलेंगे। जो काम सबका है वह सब मिलकर करेंगे। शारदा देवी उपहास उड़ाते हुए हंसी। ओहो, कल रात क्या एक बार आवाज़ ऊंची कर ली तो खुद को इस घर की रानी समझने लगी? अंजलि ने बिना पलक झपकाए जवाब दिया, रानी नहीं मम्मी जी, खुद को एक इंसान समझने लगी हूँ। दरवाजे पर खड़ा आकाश यह सब चुपचाप सुन रहा था, लेकिन उसमें अंजलि से आंखें मिलाने की हिम्मत नहीं थी। कुछ दिन बीत गए। एक शाम तनु का फ़ोन आकाश के मोबाइल पर आया। तनु चहकते हुए बोली, भैया, आप लोग इस वीकेंड शाम को हमारे घर आ रहे हो ना? मम्मी को भी ले आना, मेरी सासू माँ फिर से आ रही है और आपको तो पता है वह कितना ड्रामा करती है। मैंने सोचा था इस बार भी भाभी आकर रसोई का थोड़ा हाथ बटा देगी तो मेरा काम आसान हो जाएगा। अंजलि पास ही खड़ी थी। आकाश ने हिचकिचाते हुए कहा, तनु, इस बार शायद अंजलि नहीं आ पाएगी। क्यों, भाभी की तबीयत खराब है क्या? तनु ने पूछा। अंजलि ने आगे बढ़कर आकाश के हाथ से फ़ोन ले लिया और स्पीकर ऑन कर दिया।
नहीं तनु दीदी, मेरी तबीयत अब बिल्कुल ठीक हो रही है, बल्कि मेरी अक्ल ठिकाने आ रही है, इसलिए मैं नहीं आऊँगी। मतलब? मैं समझी नहीं भाभी, तनु ने अचरज से कहा। मतलब यह दीदी कि मैं अब आपके घर मुफ्त की मजदूरी करने और अपनी बेइज्जती कराने नहीं आऊँगी, अंजलि ने दो टूक जवाब दिया। यह सुनते ही शारदा देवी का पारा चढ़ गया। वह फ़ोन पर ही अंजलि पर बरस पड़ी। अंजलि, यह कौन सा तरीका है अपनी ननंद से बात करने का? एक ही तो ननंद है तुम्हारी और तुम उसे इतने नखरे दिखा रही हो। दुनिया की हर बहू अपनी ननंद के घर काम करती है, तुमने कोई पहाड़ नहीं तोड़ दिया जो इतना एहसान जता रही हो। अंजलि ने इस बार अपनी सास की बात को अनसुना कर दिया और फ़ोन पर तनु से कहा, दीदी, जिस सास की आप हर वक्त बुराई करती है ना, सुमित्रा जी की, उन्होंने आपकी रसोई अलग इसलिए चलाई है क्योंकि आप उन्हें समय पर 2 वक्त की रोटी तक नहीं देती और यहाँ आकर आप अपनी माँ के साथ बैठकर मेरी मेहनत का मजाक उड़ाती है। अब यह दोहरी नीति नहीं चलेगी। तनु फ़ोन पर चिल्लाई, भाभी, आप मेरे ही भाई के सामने मेरी इज्जत उतार रही है। अंजलि ने शांत लेकिन भारी आवाज़ में कहा, इज्जत तो तब उतरती है दीदी जब अपने ही घर की बहू को नौकरानी समझकर दूसरों के घरों में खटकने के लिए भेज दिया जाता है। तनु ने गुस्से और शर्म के मारे तुरंत फ़ोन काट दिया। शाम को घर में फिर से महाभारत शुरू होने वाली थी कि अचानक दरवाजे पर तेज दस्तक हुई। अंजलि ने दरवाज़ा खोला तो सामने तनु खड़ी थी, आंखें लाल और चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ, और उसके ठीक पीछे खड़ी थी उसकी सास सुमित्रा जी। शारदा देवी घबराकर बाहर आई। अरे समदन जी, आप अचानक इस वक्त? सुमित्रा जी का चेहरा बिल्कुल शांत था, लेकिन उनकी आंखों में एक दृढ़ता थी। उन्होंने कहा, सोचा शारदा जी आज आर पार की बात हो ही जाए। तनु ने आते ही रोना शुरू कर दिया। मम्मी देखिए अपनी बहू को, इन्होंने मेरे घर आकर मेरी सासू माँ के कान भर दिए। मेरे घर का सुखी परिवार तोड़ने की कोशिश की है इन्होंने। अंजलि ने कहा, मैंने किसी का घर तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि सच का आईना दिखाने के लिए वह बात कही थी। तनु चीखी, तुम्हें क्या हक था मेरे और मेरी सास के मामले में बोलने का? अंजलि ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, उतना ही हक तनु दीदी जितना हक आपने मेरे घर के बजट और मेरी ज़िंदगी में दखल देने का समझा था। सुमित्रा जी ने एक गहरी सांस ली और शारदा देवी से कहा, शारदा जी, मैंने अपनी बहू तनु को हमेशा बेटी माना, लेकिन सच यह है कि तनु ने कभी इस घर को अपना नहीं समझा। जब मुझे पता चला कि आप लोग अपनी बहू अंजलि के साथ भी वही कर रहे हैं जो तनु मेरे साथ कर रही है, तो मुझे यहाँ आना ही पड़ा। शारदा देवी ने बनावटी मुस्कान के साथ कहा, नहीं समदन जी, हमारी बहू तो यहाँ बहुत खुश है। अंजलि ने पहली बार मुस्कुराते हुए अपनी सास से पूछा, क्या सच में मम्मी जी, क्या सच में मैं यहाँ खुश हूँ? इस सवाल ने पूरे कमरे में एक सन्नाटा खींच दिया। तभी आकाश भी ऑफिस से आ गया और दरवाजे पर खड़ा सब सुन रहा था। सुमित्रा जी ने तनु की तरफ मुड़कर कहा, तनु, आज सबके सामने सच बता, क्या तूने कभी मुझे समय पर खाना दिया? क्या तूने कभी मेरे घुटनों के दर्द के बारे में पूछा? मैंने अपनी रसोई अलग इसलिए की क्योंकि तुझे मेरे सीधे साधे नियम पसंद नहीं थे। तुझे देर रात तक पार्टियां करनी थी और बाहर का खाना था। मैं घर में क्लेश नहीं चाहती थी, इसलिए चुप रही, लेकिन तूने यहाँ आकर अपनी भाभी को प्रताड़ित किया। तनु के पास अब कोई जवाब नहीं था। वह थर-थर काँपने लगी। अंजलि ने धीमे से कहा, मम्मी जी, हर सास राक्षस नहीं होती और हर बहू देवी नहीं होती। सब कुछ इंसान के व्यवहार पर निर्भर करता है। आकाश आगे बढ़ा और उसने अपनी माँ और बहन के सामने खड़े होकर कहा, माँ, अगर तनु अपनी सास के साथ गलत कर रही है तो हम भाई या माँ होने के नाते उसका साथ नहीं दे सकते। और मम्मी, अगर आपने अंजलि के साथ गलत किया है तो मैं उसमें आपका भागीदार नहीं बनूंगा। कल रात मैंने अंजलि पर हाथ उठाने की जो गलती की थी उसकी शर्मिंदगी मुझे ज़िंदगी भर रहेगी। शारदा देवी को जैसे किसी ने उनके जीवन का सबसे कड़वा आईना दिखा दिया था। तनु फूट-फूट कर रोने लगी। मुझे डर लगता था मम्मी कि कहीं मेरे पति मेरी सास की तरफ ना हो जाए,
इसलिए मैं पहले ही सबकी बुराई कर देती थी ताकि सब मेरी सुने। अंजलि ने तनु के पास जाकर उसका हाथ पकड़ा और नरम आवाज में कहा, डर सबको लगता है दीदी, लेकिन अपने डर को छुपाने के लिए किसी मासूम पर जुल्म करना कहाँ का न्याय है। सुमित्रा जी ने आगे बढ़कर तनु को गले लगाया। मैं तेरी दुश्मन नहीं हूँ बेटा, हमें साथ मिलकर रहना सीखना होगा। शारदा देवी की आंखों में भी पहली बार सच्चे पछतावे के आंसू थे। उन्होंने अंजलि की तरफ देखा और लड़खड़ाती आवाज में कहा, बहू, शायद मैंने भी बहुत बड़ी गलती की। तुझे इस घर की लक्ष्मी बनाने की जगह हमेशा दबाने की कोशिश की। अगर हो सके तो मुझे अपनी इस माँ को एक मौका दे दे। अंजलि ने एक गहरी सांस ली। उसकी आंखों में भी नमी थी। मौका जरूर दूंगी मम्मी जी, लेकिन याद रखिएगा इस बार शर्तें बराबर की होगी। उस दिन के बाद घर की हवा सच में बदल गई थी। अब आकाश रसोई में अंजलि के साथ बराबरी से खड़ा होता था। शारदा देवी भी अब हर वक्त हुक्म नहीं चलाती थी, बल्कि कभी कभी खुद मुस्कुराकर चाय बना लेती थी। उधर तनु ने भी अपने ससुराल जाकर पहली बार अपनी सास सुमित्रा जी के साथ बैठकर खाना खाया और उनसे अपने व्यवहार के लिए माफ़ी मांगी। शाम के वक्त अंजलि बालकनी में खड़ी खुले आसमान को देख रही थी। ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी। उसने मन ही मन सोचा कि आवाज़ उठाने से एक बार तो तूफान आता है, लेकिन कभी कभी वही तूफान घर के अंदर जमी बरसों की धूल और कड़वाहट को साफ करने के लिए बेहद ज़रूरी होता है। अब वह इस घर की सिर्फ एक दबने वाली बहू नहीं थी, वह इस घर की एक मजबूत, सम्मानित और बराबर की सदस्य थी। और सबसे बड़ी बात, वह अब चुप नहीं थी। दोस्तों, चुप्पी तब तक ही गहना है जब तक वह रिश्तों को मजबूत बनाए, लेकिन जब आपकी चुप्पी दूसरों को आप पर जुल्म करने का लाइसेंस देने लगे तो उस चुप्पी को तोड़ना ही धर्म बन जाता है। रिश्तों में मदद करना और इस्तेमाल होने में एक बहुत बारीक फर्क होता है, जिसे हर औरत को समझना ही होगा। आशा करती हूँ दोस्तों, आपको अंजलि के आत्मसम्मान की यह कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली एक और जज्बाती कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।